अच्छा मैं क्या पूछूं? Next topic is the second last topic of this chapter, that is about the dual nature of light. Dual nature of light, जिसका कंसेप्ट किसने दिया था? डी ब्रॉली ने, जिसको आप डी ब्रॉगली कहते हो। ये नाम सुना है इसका? तो ज़रा इसको देखते हैं, डबल नेचर ऑफ लाइट के बारे में ज़रा इसकी बात करते हैं। सारे सुन रहे हो ना मेरे अच्छे स्टूडेंट्स? सो डबल नेचर ऑफ लाइट में डी ब्रॉली हाइपोथेसिस के बारे में आप लोग जानते हैं। डी ब्रॉली हाइपोथेसिस के हवाले से आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं। अब ज़रा इसको देखें कि डी ब्रॉली हाइपोथेसिस या डुअल नेचर ऑफ लाइट क्या है। आसान अल्फाज में, वैसे तो डुअल नेचर ऑफ लाइट का ये मतलब होता है कि भाई लाइट बिहेव करती है वेव की तरह भी और पार्टिकल्स की तरह भी। ये चीज़ हम कवर कर चुके हैं। तो ज़रा इसको देखते हैं कि डी ब्रॉली हाइपोथेसिस क्या है। इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। डी ब्रॉली हाइपोथेसिस क्या है? वो ये है कि विद ईच मूविंग पार्टिकल देयर इज़ एन एसोसिएटेड वेवलेंथ विद दैट पार्टिकल। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? हर मूविंग पार्टिकल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड होती हैं। कुछ समझ तो आप लोग को आ गया ना? मैंने क्या कहा ज़रा बताओ। अगर आपके पास मूविंग पार्टिकल हो तो फिर उसके साथ क्या एसोसिएटेड होगी? एसोसिएटेड अ वेवलेंथ या एसोसिएट अ वेवलेंथ, जिसको आप लोग नाम देते हैं लेम्डा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल का मतलब जिसका मास हो, क्लियर। लेकिन पार्टिकल दो तरह से होते हैं। एक वो है जो आप खुद हो, एक वो है जो इलेक्ट्रॉन है, एक वो है जो प्रोटॉन है, एक वो है जो न्यूट्रॉन है, एक वो है जो एटम है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सो पार्टिकल्स आर ग्रुप्ड इनटू टू क्लासेस। वन इज मैक्रोस्कोपिक and the next one is microscopic. अब मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स है वो किस तरह से हैं? मैक्रोस्कोपिक का मतलब बड़े बड़े अजसाम, जिस तरह से आप फुटबॉल, गेंद एंड सो ऑन। लेकिन इसके बरक्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिसको आप अपनी नेकेड आई से डायरेक्ट नहीं देख सकते हो, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? इसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पार्टिकल चाहे मैक्रोस्कोपिक हो चाहे, दोनों के साथ क्या एसोसिएटेड होता है? वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉली हाइपोथेसिस। लेकिन अभी आप सवाल आपको करना चाहिए कि जब मैं फुटबॉल को किक करता हूं तो वो तो मुझे कभी भी वेव्स की शक्ल में नजर नहीं आता है। जब वो मोशन में होता है तो वो कभी भी वेव्स की शक्ल में नजर नहीं आता है कि वो वेव्स की शक्ल में जा रहा हूं। इसी तरह से जब आप भागते हो, अरे बात समझ के नहीं आ रहा है? जब सुबह के टाइम, रात के टाइम, शाम के वक्त या असर के वक्त जब आप वॉक करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, तो उस वक्त आपने देखा हुआ है जब आप भागते रहते हो तो आप किसकी शक्ल में होते हो? वेव्स की शक्ल में होते हो कि नहीं होते हो? वेव्स की शक्ल में चले जाते हो, उड़ जाते हो, फिर जाके जो है वो किसी जगह पे क़याम करके दोबारा आ जाते हो। समझ आ रही कि नहीं? तो कोई वेव की शक्ल में तो आप नहीं होते हैं। तो सवाल ये है फिर ये बात कैसे है कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ होता है? और ये भी फिर मैंने दोबारा क्लियर भी करवाया कि नहीं, दोनों के साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ होता है। वेल डन, शाबाश बच्चे, बिल्कुल। चलिए इस बात को ज़रा मॉडिफाई करते हैं। पहले मैं आपको ज़रा इसका फार्मूला बताऊँ तो फिर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं, ज़रा फार्मूले की तरफ आते हैं। मोमेंटम का भी मैंने फार्मूला लिखा था, मोमेंटम ई के साथ
इधर कुछ था मेरे ख्याल में, ये लिखा हुआ है P इक्वल्स टू HF डिवाइडेड बाई क्या है, C है। अल्लाह का खुद हमारे भी कम नहीं खबर है। चलें, आप लोग जानते हैं कि E बराबर है किस चीज़ के, HF के। आप लोग जानते हैं कि E बराबर है किस चीज़ के, MC² की। मैं दोबारा प्रूफ करवा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद MCC इक्वल्स टू HF लिख सकता हूँ क्या नहीं? देखो ये दोनों साइड बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, MCC लिखा और ये मतलब CC दोबारा क्या हो जाएगा, C² इज इक्वल टू HF के बराबर। MC किसके बराबर है, मोमेंटम इज इक्वल टू HF डिवाइडेड बाय व्हाट, C। ये मोमेंटम का फार्मूला था, याद है अभी हमने जो स्टडी किया। इसको लिखो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। P इक्वल्स टू, आप सारे स्टूडेंट्स जानते हैं F डिवाइडेड बाई C किस चीज़ के बराबर है, वेल डन, 1/λ के बराबर। याद है क्या नहीं, जरा मैं दोबारा रिवाइज करवा दूँ। C इक्वल्स टू व्हाट, F लैम्डा, लैम्डा चाहिए तो C/F इज इक्वल टू लैम्डा, उलट करो सो 1/λ इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाई C। सही क्या नहीं है? तो इन दो अल्फाज को ऐसे डिवाइड करना चाहिए, F डिवाइडेड बाई क्या, C। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने समझना है वो क्या है कि इस फार्मूले का मकसद क्या है कि P इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और दूसरे तरीके से अगर आप लिखना चाहते हैं वेवलेंथ के टर्म्स में, सो लैम्डा इज इक्वल टू H/P। क्लियर? कोई मसला तो नहीं है। अगर मैं जनरल बात करूं, कौन सी बात, जनरल, सो लैम्डा एक पार्टिकल के लिए अगर बात करूं, पार्टिकल तो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकता, लिहाजा इधर क्या लिखूंगा, P की जगह पे mv। C नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि C से कभी भी पार्टिकल मूव नहीं कर सकता। याद रखो, स्पीड ऑफ लाइट से कभी भी पार्टिकल जिस चीज़ का मास हो वो मूव नहीं कर सकता। रेस्ट मास वाले की मैं बात कर रहा हूँ, फोटोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके तो रेस्ट मास 0 है। अरे बात समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो यहाँ से पता ये चला कि आप देख रहे हैं अगर H कांस्टेंट और स्पीड कांस्टेंट हो, सो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास। मास ऑफ व्हाट, mass of the body, mass of the particle which is in motion. If any mass is of greater mass, if any particle is of greater mass, then it will be having shorter wavelength. If any of the particle is of lighter mass, then that particle will have longer wavelength. आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? यानी मेरे कहने का मकसद क्या है, हर पार्टिकल के साथ जिसका मास हो उसके साथ क्या एसोसिएटेड होता है, वेवलेंथ। अगर उनका मास कम है तो फिर उनके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगा वो क्या होगा, ज़्यादा का मतलब ये है कि वो डिटेक्टेबल हो सकता है, और कम का मतलब ये है, वेवलेंथ के कम का मतलब ये है कि वो डिटेक्टेबल नहीं हो सकता। आते ज़रा आम मैक्रोस्कोपी की तरफ। हम जानते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का मास बनिस्बत इलेक्ट्रॉन के मास का क्या होता है, आपका मास ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है, फुटबॉल का ज़्यादा है या इलेक्ट्रॉन का मास ज़्यादा है। फुटबॉल के सामने तो इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है। जो फुटबॉल है उसका मास इलेक्ट्रॉन के मास या एटम के मास से तो काफ़ी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो कितना होगा, -31 kg होगा, प्रोटॉन का -27 kg। समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन जो फुटबॉल वगैरह उनके मास तो काफ़ी ज़्यादा हैं, माइनस में नहीं प्लस में हैं। मास इतना ज़्यादा है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का कि वेरी वेरी ज़्यादा है। इसी वजह से उनका वेवलेंथ क्या होगा, वेरी वेरी कम होगा। और इसी वजह से जब वो वेरी वेरी कम वेवलेंथ वाला मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी जो डिटेक्शन है वेवलेंथ की वो भी वेरी वेरी क्या होगी, कम ऑब्जर्वेबल होगी। समझ आ रहे कि नहीं आ रहे? इसी वजह से हम कहते हैं कि जिन पार्टिकल के मासेस ज़्यादा होते हैं उनके साथ बिल्कुल ये बात सही है कि वेवलेंथ एसोसिएटेड तो होती हैं, बट दैट वेवलेंथ इज नॉन डिटेक्टेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल।
उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर। फुटबॉल वेव्स की शक्ल में बिल्कुल मूव करता है, लेकिन हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा सकते। क्यों? वो वेवलेंथ इतनी शॉर्ट होती है कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। एक्सरेज के वेवलेंथ से भी वो कम होती हैं। मजाक तो नहीं है? सही है। अच्छा नहीं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनकी हमने बात की, उनकी मास वेरी वेरी क्या होती हैं? नालायक, वेरी वेरी स्मॉल होती हैं। जब मास वेरी वेरी स्मॉल हो तो फिर लेमडा वेरी वेरी क्या होता है? वेरी गुड, माशाल्लाह। ये आपको अच्छा लगता है नालायक को, ये से अल्फाज अच्छे लगते हैं। खंदर की वह दक्षिणी अंतरा। अब इसी वजह से चूंकि उसका मास बहुत कम है, उनकी वेवलेंथ उतनी ही उसके साथ ज़्यादा होगी। क्या मतलब? उतनी ही ज़्यादा डिटेक्टेबल या ऑब्जर्वेबल होगी। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। इलेक्ट्रॉन किसके फॉर्म में मूव करता है? अगर आपको याद है बोहर्स एटॉमिक मॉडल में फिर हमने एक रीज़न भी दिया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं गिरता है। उसकी वजह क्या थी? कि इलेक्ट्रॉन मूव्स इन द फॉर्म ऑफ वेव अराउंड इट्स ऑर्बिट। याद है कि नहीं है? जिसको हमने, अगर याद हो, स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स का नाम दिया था। उसकी फॉर्म भी मैंने आपको वेव्स वाली बना के दी थी चैप्टर नंबर 9 एटॉमिक स्पेक्ट्रा में। वो याद है कि नहीं है? तो वो हम वेव की बात क्यों कर रहे थे उसमें? क्योंकि उनका मास क्या था? कम था, तो वेवलेंथ ज़्यादा डिटेक्टेबल था। तो यहाँ पे लेमडा क्या होगा? नॉन डिटेक्टेबल या ऑब्जर्वेबल। और यहाँ पे क्या होगा जी? किधर चला गया? ये आपके पास क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक के हवाले से चल रहा है। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो बताएं। नहीं है? इन फार्मूलाज को ज़रा एक्सटेंड करते हैं, आगे चलते हैं। हमारे पास फार्मूला है लेमडा इक्वल्स टू H डिवाइडेड बाई P। अगर मैं इस फार्मूले को काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूंगा? वेवलेंथ को कैसे काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखूंगा? इसको आप डी ब्रॉली वेव इक्वेशन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डी ब्रॉली वेव इक्वेशन। जी बच्चे, बिल्कुल। लेकिन आप जानते हैं इस पे एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड हो चुका है। और वो किसने किया था? डेविसन एंड जर्मर ने। याद नहीं कि नहीं है? ये उन्होंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। वो एक्सरेज डायफ्रैक्शन वाला जो टॉपिक था, आ रहे कि नहीं आ रहे? वो निकल क्रिस्टल जो हमने लिया था, वो जो डायफ्रैक्ट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स डायफ्रैक्ट हो रहे थे, पार्टिकल्स डायफ्रैक्ट हो रहे थे, वेव नेचर रख रहे थे। जब मैंने कहा कि पार्टिकल के साथ वेवलेंथ एसोसिएटेड है, क्या मतलब है? मैंने क्या किया? पार्टिकल को वेव नेचर दिया कि नहीं दिया? तो पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करने लगे? वेव की तरह बिहेव करने लगे। समझ आ रही कि नहीं आ रहा? ये तो उस वक्त थी, उससे पहले वाली बात थी। अब तो ये तो सिर्फ एक कन्वेंशन के तौर पे आ रहा है। सही बच्चे? अब इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। तो दिस इज नोन हैज द डी ब्रॉडली वेव इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं? बोलो ना भाई। डी ब्रॉडली वेव इक्वेशन। दिस वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड। इसको एक्सपेरिमेंटली क्या किया गया? वेरीफाई किया गया है। किसने? डेविसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंटल, डी ब्रॉली ने थ्योरेटिकल। और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? वेरी गुड, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। याद है कि नहीं है? वेल डन। चले खैर, बार के हम लिखना चाहते हैं वेवलेंथ को। किसको? वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जरा बताओ बच्चों, कैसे लिखेंगे? वेवलेंथ का फार्मूला क्या है? लेमडा इक्वल्स टू H ओवर P। याद है सबको? मोमेंटम को कैसे काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करो? बस P की जगह काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा ना? ऐसा ही है? तो फिर कैसा है बताओ? अच्छा, हम जानते हैं P स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल्स टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। याद है सबको? वेल डन, शाबाश। तो अगर हमें P चाहिए तो 2m को इधर शिफ्ट करो। 2m काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर रूट के साथ इज इक्वल टू
पी, क्योंकि हमें पी का स्क्वायर रूट नहीं बल्कि सिर्फ पी चाहिए, बस इसको इधर फिट करो। लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर दो रिजल्ट हो सकते हैं, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो सो लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ द मास when kinetic energy is constant, and when speed is constant then only mass, and if kinetic energy is constant then square root of mass। कर सकते हो ना, ये बातें तो आपको आती हैं। and if the mass is constant then lambda is inversely proportional to the square root of kinetic energy। फिर लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। अगर आपको दो पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इनके मासेस सेम है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स, उनके वेवलेंथ्स के रेशियो मालूम करो, फिर कर सकते हो ऐसे कर सकते हैं कि व्हेन m इज कांस्टेंट, अगर m कांस्टेंट हो तो फिर ऐसे कर सकते हो कि लेमडा 1 डिवाइड बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2। ऐसा सही है क्या? नहीं है, सही है ना? इसमें क्या है ना, देखो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, देखो 1 है तो ये आपके पास क्या हुआ, ये 1 हुआ, वेरी वेरी गुड, शाबाश मेरा स्टूडेंट्स। और ये 2 है तो देखो क्या हुआ, 2। सही क्या नहीं है? बसा तो नहीं, इसमें ले सकते हो ये रेशियोज वगैरह। और अगर आपको जो है वो काइनेटिक एनर्जी सेम गिवन हो, फिर मासेस का रेशियो ले सकते हो, फिर कैसे लोगे? फिर भी आप उसका क्या करेंगे कि लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 है, m2 डिवाइडेड बाई क्या होगा, m1 होगा। अच्छा एक और बात सुने, घर में जाए आपके लिए एक होम टास्क है, मैक्रोस्कोपिक का वेवलेंथ भी निकाले, माइक्रोस्कोपिक का भी निकाले। माइक्रोस्कोपिक में इलेक्ट्रॉन को ट्राई करो, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप करेंगे तो उसका मास आपको पता है कि 9.1 × -31 kg है। सिर्फ मास की वैल्यू पुट करो इस फार्मूले में, किधर चला गया ये, m की वैल्यू पुट करो, स्पीड कुछ भी ले लो, जितने भी स्पीड लेना चाहते हो ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखो उसका वेवलेंथ कितना आ रहा है। फिर उसके बाद मैक्रोस्कोपिक का चेक करो, किसी भी पार्टिकल का चेक करो, 20 ग्राम वाला चले चेक करें, कितना मास, 20 ग्राम वाला, चले इसको चेक करें। फिर भी आप इसका वेवलेंथ देख, इसका वेवलेंथ कितना कम आएगा बनस्पति इस वाले की। कोई भी स्पीड इसको असाइन करो जितना करना चाहते हो, फिर चेक करो ज़रा इसको कि इनके जो वेवलेंथ है उनमें क्या फ़र्क आ रहा होता है। ये बात समझ आ रही कि नहीं? ये आपका होम असाइनमेंट, होम टास्क है, होम असाइनमेंट। जिस तरह से आप क्लास के स्टार्ट से होम असाइनमेंट्स करते आ रहे हो, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी इंशाल्लाह आप लोग करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये आपके पास लेमडा 1 डिवाइड बाई लेमडा 2 के इस तरह के फार्मूलाज आ सकते हैं। जी क्या आप लोग कोई इशू तो नहीं इसमें? फिर मुझे एक चीज़ बताओ, जी बताना पसंद करेंगे आप लोग? तो मुझे ये बताएं कि अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो, इफ के ई इज सेम, क्या हो, सेम हो, तो फिर बताएं फार्मूला क्या होगा, लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू m2 बाई m1 विद क्या बचे, 2 कॉन्स्टेंट्स को तो हम इसी भी नहीं लिखते, से काइनेटिक एनर्जी भी कॉन्स्टेंट है, नहीं क्लियर हो? सही जी बिल्कुल लिखिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखा है, वरना हाफ एम इसके लगाओगे तो पूरा काइनेटिक एनर्जी इस फार्मूले में नहीं आएगा। सही है जी, किस तरह से? क्या नहीं, ये तो नहीं हो सकता फार्मूला, ये कैसे हो सकता है ज़रा बताएं? ऐसा कोई फार्मूला कहाँ पे आपने देखा है? हाँ अच्छा, पी फिर जी जी, तो C और 2 हाँ फिर अच्छा सॉरी, आप ज़रा बताएं कौन सा फार्मूला है, मुझे बताओ। P इक्वल्स टू अच्छा हाफ एम स्क्वायर लिखूँ, अच्छा सही है। अब क्या करूँ? अच्छा आप तो सही बताओ, इस तरह के लिखो, एम वी मल्टीप्लाई बाई वी, ऐसे कह रहे हो ना कि पी वी डिवाइड बाई 2, ये लिखूँ
रिकाइनेटिक एनर्जी के बराबर लिखो आप, फिर इसको इधर शिफ्ट करो, ये कह रहे हो मेरे ख्याल में जहाँ तक मेरा अंदाजा है, डिवाइडेड बाई V इक्वल्स टू P, ऐसे कह रहे हो, इसको पुट करो, बिल्कुल पुट करो, कोई इशू नहीं है। फिर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो मैडम, ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा, समझ आ रहा है कि नहीं? फिर ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा, क्योंकि फिर देखो यहाँ पे तो मास नहीं आ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है, V आ रहा है, करो, कोई इशू नहीं। वेल डन, शाबाश, बिल्कुल अच्छी बात, शाबाश, पूछा करें। अच्छा, और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नहीं है, तो फिर मेरा आपसे एक सवाल है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर मूविंग विद सेम स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन मूव करें सेम स्पीड के साथ, विच हैज ग्रेटर वेवलेंथ, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी? यहाँ से एमसीक्यूज इस फार्मूले से मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन और साथ में क्या कहा मैंने, उनकी क्या सेम है, यही कहा था मैंने, हाँ, उनकी वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, लेमडा ई या लेमडा पी, कौन ज़्यादा होगा ये